Good morning everyone. My name is C. Abhijit Sahu and I welcome you all to RJ Vision classes. तो भाई आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्लबिंग वाले चैप्टर का रिवीजन। तो बेसिकली ये क्लबिंग वाला चैप्टर कहता क्या है? क्लबिंग वाला चैप्टर कहता है कि इनकम किसी और का है बट वो टैक्सेबल किसी और के हाथ में होने वाला है। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। यहां पर इनकम ट्रांसफर कर दिया जा रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया था एफडी का। लेट सपोज मेरे पास एक एफडी है, उस एफडी से जो भी इंटरेस्ट इनकम आ रहा है वो इंटरेस्ट इनकम मैंने ट्रांसफर कर दिया अपने फ्रेंड को। एफडी ट्रांसफर नहीं किया हूं, एफडी तो मेरे पास ही है। एफडी से जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है वो इंटरेस्ट इनकम मैंने अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया। अब इनकम तो मेरे फ्रेंड को मिल रहा है बट दिस इनकम विल बी टैक्सेबल इन माई हैंड, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ दैट ट्रांसफरर। सी, if any person transfer income from any asset without transferring the asset, such income to be included in the total income of transferor. Next, income arising from revocable transfer of asset. If there is a revocable transfer of asset, revocable transfer of asset से जो भी income हो रहा है ट्रांसफरी को, it will be clubbed in the total income of transferor. All income arising to any person by virtue of a revocable transfer of asset is to be included in the total income of a transferor. Now the question is, sir, what is the meaning of this revocable transfer? Revocable transfer means यहां पर ट्रांसफरी के पास एक राइट रहता है, ट्रांसफरर के पास एक राइट रहता है दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में वो कभी भी एसेट के ऊपर अपना पावर रिगेन कर सकता है या फिर उस एसेट से जो इनकम आ रहा है उस इनकम के ऊपर अपना पावर रिगेन कर सकता है। सच टाइप ऑफ ट्रांसफर आर कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। सो अगर एक रिवोकेबल ट्रांसफर के तहत एक एसेट को ट्रांसफर किया गया है, उस एसेट से ट्रांसफरी को जो भी इनकम हो रहा है दोज इनकम विल बी क्लब्ड, विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। नाउ द क्वेश्चन इज, सर फिर रिवोकेबल ट्रांसफर अगर हो रहा है इन दैट केस क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। सर ये तो समझ में आ गया। अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर हो रहा है, सर पहले एक बार ये बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररिवोकेबल ट्रांसफर। इररिवोकेबल ट्रांसफर मींस एक बार एसेट ट्रांसफर हो गया फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी, अब जो ट्रांसफरर है वो एसेट के ऊपर अपना पावर रीगेन नहीं कर सकता, एसेट से जो इनकम आ रहा है उसके ऊपर अपना पावर रीगेन नहीं कर सकता जब तक ट्रांसफरी जिंदा है। एंड जो ट्रांसफरर है उसको कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है फ्रॉम दोज इनकम्स। एसेट से जो भी इनकम आ रहा है ट्रांसफरी को, वहां से ट्रांसफरर को कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इस टाइप के ट्रांसफर को हम इररिवोकेबल ट्रांसफर कहते हैं। और अगर एक एसेट को ट्रांसफर किया गया है अंडर इररिवोकेबल ट्रांसफर, इन दैट केस क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। जो भी इनकम हो रहा है टू द ट्रांसफरी वो ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होने वाला है, ट्रांसफरर के हाथ में क्लब नहीं होने वाला। ये वाला पार्ट आप यहां से एक बार रीड कर लेना जो मैंने आपको अभी समझाया। नेक्स्ट इज योर क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस। स्पाउस को जो इनकम हो रहा है अब वो क्लब होने वाला है, किसके हाथ में क्लब होने वाला है? इंडिविजुअल के हाथ में क्लब होने वाला है। नाउ लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। उस ऑर्गेनाइजेशन से स्पाउस को अगर कोई सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन मिलता है, ऑल दिस सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल। दोबारा रिपीट करता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन से उस इंडिविजुअल के स्पाउस को सैलरी मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है, कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है, ऑल दिस सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल। मिल रहा है स्पाउस को बट क्लब होने वाला है इंडिविजुअल के हाथ में जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। देखो, ऑल सच इनकम which arises directly or indirectly to the spouse of the individual by way of salary, commission, fee or any other form of remuneration, whether in cash or kind, from a concern, from an organization in which such individual has a substantial interest, shall be included in computing द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल। तो ये जो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन मिल रहा है ये इंडिविजुअल के हाथ में क्लब होने वाला है। बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो सैलरी, कमीशन, फी और एनी अदर रेमुनरेशन मिल रहा है स्पाउस को,
टू गेट दिस इनकम, अगर स्पाउस के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है एंड यूजिंग दैट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन स्पाउस प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करके उसे ये सब इनकम्स मिल रहा है, इन दैट केस क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला। ये बात का ध्यान रखना है आपको। अब ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, एक बार पॉइंट बी पढ़ लेते हैं। क्लबिंग प्रोविजन डज नॉट अप्लाई वेयर स्पाउस ऑफ सेड इंडिविजुअल पोजेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसके पास टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एंड सच इनकम इज एट्रीब्यूटेबल टू सेम सर्विस। उसके पास जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, स्पाउस उस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को यूज करके सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एंड बाय प्रोवाइडिंग दैट सर्विस स्पाउस को ये इनकम हो रहा है, इन दैट केस क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला। बेसिकली बात यह है, अगर स्पाउस को खाली फोकट का इनकम मिल रहा है फ्रॉम ए ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इन दैट केस क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है। स्पाउस को जो भी इनकम हो रहा है वो इंडिविजुअल के हाथ में क्लब होने वाला है। नेक्स्ट अभी आ जाता है सर, अब एक बार ये बता दो ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता क्या है? अब बार बार बोल रहे हो इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस उस इंडिविजुअल का खुद का या फिर कंबाइंड विथ हिज फैमिली मेंबर, इंडिविजुअल का खुद का या फिर अलोंग विथ हिज फैमिली मेंबर, अगर उसका 20% और मोर वोटिंग पावर है या फिर 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग है, इन दैट केस वी विल से दैट द इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इंडिविजुअल का खुद का या फिर अलोंग विथ हिज फैमिली मेंबर 20% और मोर वोटिंग पावर है, 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग है इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट केस वी विल से दैट द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ओवर दैट ऑर्गेनाइजेशन। देखो अच्छा, जहां तक बात है प्रॉफिट शेयरिंग अपने देखेंगे पार्टनरशिप, अगर ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फॉर्म में, अगर ऑर्गेनाइजेशन एओपी बीओआई है, इन दैट केस अपने को प्रॉफिट शेयरिंग देखना है, और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है, इन दैट केस आपको वोटिंग पावर देखना है। Where the organization is a company, if equity share carrying 20% or more voting power owned by such individual or partly by such person, partly by one or more of his relative during the previous year, in that case we will say that individual has substantial interest. In other cases, if such person or such person and his relatives are entitled in aggregate to receive 20% or more profit during the previous year, 20% और more profit sharing है उस इंडिविजुअल का या फिर along with his family members, in that case we will say that the individual has substantial interest। और अगर substantial interest है तो ये क्लबिंग वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है। अच्छा सर, यहां पर आप बोल रहे हो इंडिविजुअल along with his relatives, अब उसके रिलेटिव्स में कौन आएंगे? मैं रिलेटिव्स में आएंगे स्पाउस, सॉरी रिलेटिव्स में आएंगे यस करेक्ट, स्पाउस, brother, sister, lineal ascendant and descendant. Relatives include spouse, brother, sister, lineal ascendant and lineal descendant, ये उसके रिलेटिव में आएंगे। तो इनके साथ मिलके हमें उसका वोटिंग पावर चेक करना है, प्रॉफिट शेयरिंग चेक करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अगर ऐसा हो सर हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, कंसर्न के ऊपर हस्बैंड का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एज वेल एज वाइफ का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, और दोनों को ही उस ऑर्गेनाइजेशन से इनकम हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन, और ये जो इनकम है ये खाली फोकट का इनकम हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, और दोनों को ही ऑर्गेनाइजेशन से खाली फोकट का इनकम हो रहा है। नाउ इन दिस केस क्लबिंग किसके हाथ में होने वाला है? इन दैट केस यू हैव टू चेक हस्बैंड और वाइफ में से किसका इनकम हायर है। ये वाला जो खाली फोकट का इनकम उन्हें हो रहा है फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, इस इनकम को हटाने के बाद हस्बैंड और वाइफ में से किसका इनकम हायर है? जिसका भी इनकम हायर है उसी के हाथ में ये एंटायर इनकम क्लब होने वाला है। देखो, वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंसर्न एंड बोथ आर इन रिसिप्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ सैलरी एक्सेट्रा, दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को ही खाली फोकट का इनकम मिल रहा है फ्रॉम द सेड कंसर्न, सच इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द हैंड ऑफ दैट स्पाउस, ये उसके हाथ में हम क्लब करेंगे हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच इनकम इज हायर, जिसका टोटल इनकम हायर है बट एक्सक्लूडिंग सच इनकम। ये जो इनकम आप क्लब करने वाले हो ना, ये जो खाली फोकट का इनकम उन्हें मिल रहा है
फ्रॉम दैट कंसर्न, उसको एक बार एक्सक्लूड कर लो, चेक कर लो भाई किसका इनकम हायर है, हस्बैंड और वाइफ में से जिसका भी इनकम हायर है उसी के हाथ में पूरा इनकम आपको क्लब कर देने का। जो फोकट का इनकम मिल रहा है हस्बैंड को, जो फोकट का इनकम मिल रहा है वाइफ को, दोनों ही क्लब होगा उसके हाथ में जिसका इनकम हायर है, एक्सक्लूडिंग सच इनकम। सच इनकम विल बी इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ दैट स्पाउस इन सक्सीडिंग ईयर। एक बार जिसके हाथ में क्लब हो गया, फ्यूचर में उसी के हाथ में ही क्लब होने वाला है भाई। अब नेक्स्ट इज योर ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। एसेट यहां पर ट्रांसफर हो रहा है बट यहां पर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एसेट ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ए इंडिविजुअल इज ट्रांसफरिंग एसेट टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इन दैट केस उस एसेट से स्पाउस को जो भी इनकम होने वाला है इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल। बट ध्यान रखना, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। यहां पर जो मैं एसेट बोल रहा हूं अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, अगर वो एसेट हाउस प्रॉपर्टी हुआ इन दैट केस क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला, डीम्ड ओनरशिप वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है। लेट सपोज एक इंडिविजुअल के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो इंडिविजुअल उस हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस के नाम पे। अब अगर देखा जाए उस हाउस प्रॉपर्टी का जो लीगल ओनर है वो तो स्पाउस है, बट उस हाउस प्रॉपर्टी का जो डीम्ड ओनर है दैट विल बी दैट इंडिविजुअल। डीम्ड ओनर तो अभी भी हम उस इंडिविजुअल को ही मानेंगे, और अगर वो इंडिविजुअल डीम्ड ओनर है उस हाउस प्रॉपर्टी का एनए भी उस इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। तो अगर आपका एसेट यहां पर हाउस प्रॉपर्टी है इन दैट केस क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला, डीम्ड ओनरशिप वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है। देखो, ट्रांसफर ऑफ एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, otherwise than agreement to leave apart, then such income shall be included in the total income of transferor। हमारे सिचुएशन में इंडिविजुअल के हाथ में ये टोटल इनकम ये इनकम क्लब होने वाला है। अच्छा, ध्यान रखना यहां पर एक वर्ड लिखा गया अदरवाइज देन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। अगर डिवोर्स वाला केस है, इंडिविजुअल एसेट ट्रांसफर कर रहा है अपने स्पाउस को ड्यू टू डिवोर्स, उनका डिवोर्स हो रहा है, वो सेपरेट हो रहे हैं, लीव अपार्ट हो रहे हैं, इन दैट केस क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना। ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड अदरवाइज देन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर एज पर सेक्शन 27, दैट इज योर डीम्ड ओनरशिप वाला प्रोविजन। ओके, तो ध्यान रखना, अगर एक इंडिविजुअल ट्रांसफर कर रहा है एसेट टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इन दैट केस स्पाउस को उस एसेट से जो भी इनकम होने वाला है वो क्लब होने वाला है उस इंडिविजुअल के हाथ में, बट ये क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला अगर वो एसेट एक हाउस प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आपका एसेट एक हाउस प्रॉपर्टी है इन दैट केस डीम्ड ओनरशिप वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, लेट सपोज एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को एफडी ट्रांसफर करता है, एफडी एक 10 लाख रुपए का एफडी ट्रांसफर करता है अपने वाइफ के नाम पे। अब उस एफडी से वाइफ को जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल, बराबर। अब वो एफडी इंटरेस्ट तो आपने क्लब कर दिया इंडिविजुअल के हाथ में, अपने हस्बैंड के हाथ में एफडी इंटरेस्ट को क्लब कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज, अब ये जो एफडी इंटरेस्ट वाइफ के पास है, ठीक है, क्लब हो गया हस्बैंड के हाथ में, टैक्सेबल हो गया हस्बैंड के हाथ में, बट इनकम तो वाइफ के पास है ना। अब वो वाइफ क्या करती है, उस इंटरेस्ट को दोबारा इन्वेस्ट करती है। वो लेट सपोज उसको वो इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में और वहां से उसे कैपिटल गेन होता है। क्या ये कैपिटल गेन को भी आप दोबारा क्लब करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं क्लब होने वाला। इनकम अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग सच इनकम एराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर्ड एसेट कैन नॉट बी क्लब्ड। जो इनकम को आपने ऑलरेडी क्लब कर दिया, अगर उसको दोबारा इन्वेस्ट करके वहां से और कोई इनकम आता है वो फिर क्लब नहीं होने वाला। नेक्स्ट, अगर यहां पर इंडिविजुअल कुछ पैसा देता है अपने स्पाउस को, इंडिविजुअल अब कुछ पैसा दे रहा है अपने स्पाउस को और स्पाउस उस पैसे को एक बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और उस बिजनेस से कोई प्रॉफिट कमाती है, इन दैट केस क्या वो प्रॉफिट इंडिविजुअल के हाथ में क्लब होने वाला है? बिल्कुल क्लब होने वाला है। बट यहां पर अगर पार्ट अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है फ्रॉम मनी दैट स्पाउस गॉट फ्रॉम हिज हस्बैंड एंड पार्ट अमाउंट वो अपने हाथ से अपने पैसे से इन्वेस्ट किए, इन दैट केस अपने को इनकम को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। लेट सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए और यहां पर है आपका मिसेस ए। मिस्टर ए मिसेस ए को 10 लाख रुपीज देता है और मिसेस ए ये 10 लाख रुपीज
along with उसके खुद के कुछ पैसे थे 5 लाख रुपीस, ये टोटल पैसा वो इन्वेस्ट करती है एक बिजनेस में। ओके, मिस्टर ए 10 लाख रुपया देता है अपने स्पाउस को, मिसेस ए को। मिसेस ए को ये जो 10 लाख रुपया मिला उसमें वो अपने खुद के और 5 लाख रुपया लगाती है और पूरे 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करती है एक बिजनेस में। अब ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस से प्रॉफिट होता है मिसेस ए को, लेट सपोज 20 लाख का प्रॉफिट होता है। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20 लाख। मिसेस ए को यहां पर प्रॉफिट होता है 20 लाख का। इन दैट केस क्या ये पूरे 20 लाख को हम क्लब कर देंगे मिस्टर ए के हाथ में? नहीं यार, यहां पर अपने को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। मिस्टर ए का कितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है? मिस्टर ए का पैसा इन्वेस्ट हो रखा है 10 लाख और टोटल कैपिटल कितना है? 15 लाख। तो बेसिकली मेरे को ये 20 लाख का 2/3 करना पड़ेगा एंड इट विल बी अराउंड 13.33 लाख। तो ये 13.33 लाख क्लब होने वाला है मिस्टर ए के हाथ में। 13.33 लाख क्लब होने वाला है मिस्टर ए के हाथ में एंड जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो रिमेनिंग प्रॉफिट मिसेस ए के हाथ में ही टैक्सेबल होने वाला है। अब इसका एक फॉर्मूला था, ये प्रोपोर्शनल रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। सबसे पहले इनकम फ्रॉम द बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड फ्रॉम स्पाउस और इनलॉज। इनलॉज क्यों लिखा गया? क्योंकि नीचे इनलॉज दैट इज योर सन्स वाइफ के लिए भी सिमिलर प्रोविजन है, इसीलिए मैंने यहां पर इनलॉज भी लिख दिया है। तो सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना है वो अमाउंट के साथ जो बिजनेस में इन्वेस्ट हो रखा है इन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो वाइफ को अपने हस्बैंड से मिला है या फिर हस्बैंड को अपने वाइफ से मिला है। ध्यान रखना ये इन्वेस्ट हो जाना चाहिए इन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड इसको डिवाइड करना है विथ टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ध्यान रखना भाई, अगर अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर तो उसको हम यहां पर कंसीडर नहीं करने वाले। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया था एक्सरसाइज का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था, एक बार चेक कर लेना। ओके, तो अमाउंट अगर इन्वेस्ट हो गया है इन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर तभी अपने को प्रोपोर्शनेट करना है। अगर अमाउंट इन्वेस्ट हो रखा है ड्यूरिंग द ईयर, इन दैट केस अपने को प्रोपोर्शनेट नहीं करना, हम क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होने वाला, इनकम प्रोपोर्शनेट नहीं होने वाला। नेक्स्ट, एक बार सन्स वाइफ वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कवर कर लेंगे। अच्छा, जहां तक बात है जो प्रोविजन है आपका स्पाउस के लिए, सिमिलर प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू सन्स वाइफ। अब बात ये है, अगर एक इंडिविजुअल एसेट ट्रांसफर करता है अपने सन्स वाइफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इन दैट केस सन्स वाइफ को जो भी इनकम हो रहा है फ्रॉम दैट एसेट इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल, इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट ट्रांसफरर। Asset transferred without adequate consideration, where an asset is transferred directly or indirectly by an individual to his or her son's wife without adequate consideration, income from such asset is to be included in the total income of transferor। इसको ट्रांसफरर के हाथ में ही अपने क्लब करके चलेंगे, इंडिविजुअल के हाथ में ही क्लब करके चलेंगे। अच्छा, जहां तक बात है बिजनेस का, लेट सपोज अगर एक इंडिविजुअल कुछ पैसा देता है अपने सन्स वाइफ को और सन्स वाइफ उस पैसे को कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, उससे कोई बिजनेस करती है और वहां से कुछ प्रॉफिट कमाती है, इन दैट केस अगेन प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट क्लब होने वाला है दैट इंडिविजुअल के हाथ में, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट क्लब होने वाला है ट्रांसफरर के हाथ में। एंड जहां तक बात है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऊपर अभी जो फॉर्मूला देखे एज इट इज सेम फॉर्मूला ही आपको यूज करना है। ओके, अब ये जो 2 पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट बस ये कहना चाहते हैं। लेट सपोज अगर एक इंडिविजुअल कोई एसेट ट्रांसफर करता है एक ट्रांसफरी को, इंडिविजुअल ने एसेट ट्रांसफर किया एक ट्रांसफरी को, इंडिविजुअल इज योर ट्रांसफरर और उसने एसेट ट्रांसफर किया एक ट्रांसफरी को, और ट्रांसफरी को उस एसेट से जो भी इनकम हो रहा है, ट्रांसफरी उस इनकम को यूज कर रहा है फॉर बेनिफिट ऑफ दैट इंडिविजुअल स्पाउस और फॉर बेनिफिट ऑफ दैट इंडिविजुअल सन्स वाइफ। इन दैट केस such income will be clubbed in the hand of that individual, will be clubbed in the hand of that transferor। दोबारा रिपीट करता हूं, एक इंडिविजुअल है वो ट्रांसफरर है, वो एक एसेट ट्रांसफर करता है ट्रांसफरी को उस एसेट से जो भी इनकम हो रहा है, ट्रांसफरी उस इनकम को यूज कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट इंडिविजुअल स्पाउस, फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट इंडिविजुअल सन्स वाइफ। इन दैट केस जो भी इनकम यूज किया जा रहा है फॉर सच बेनिफिट, इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल, इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट ट्रांसफरर। अच्छा,
अब आ जाता है क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम। सीधा सिंपल सा बात है, माइनर को जो भी इनकम हो रहा है भाई वो क्लब होने वाला है मम्मी पापा के हाथ में, वो क्लब होने वाला है पेरेंट्स के हाथ में। लेकिन सर कौन से पेरेंट्स के हाथ में क्लब करेंगे? माइनर का जो इनकम हो रहा है मम्मी के हाथ में क्लब करेंगे या फिर पापा के हाथ में क्लब करेंगे? माइनर का इनकम को एक बार हटा दो और देखो मम्मी और पापा में से किसका इनकम हायर है, पेरेंट्स में से किसका इनकम हायर है। जिस भी पेरेंट्स का इनकम हायर है माइनर का इनकम उसके हाथ में क्लब होने वाला है। बट अगर सर डिवोर्स वाला केस हो, जो मम्मी पापा हैं जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में डिवोर्स हो चुका है, अगर डिवोर्स वाला केस हो तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा आफ्टर डिवोर्स बच्चा किसके साथ रहता है, माइनर किसके साथ रहता है। माइनर जिसके साथ रह रहा है उसके हाथ में माइनर का इनकम क्लब होने वाला है। बट दो ऐसे केसेस हैं जब माइनर का इनकम उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होता, माइनर का इनकम माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होता है। सबसे पहला, अगर माइनर इनकम कमा रहा है बाय यूजिंग हिज ओन स्किल, बाय यूजिंग हिज ओन टैलेंट, माइनर अपने दम पे अपना टैलेंट अपना स्किल यूज करके इनकम कमा रहा है भाई वो क्लब नहीं होता। दूसरा, अगर वो माइनर बच्चा डिसेबल है, अगर वो माइनर बच्चा डिसेबल है, एक डिसेबल माइनर बच्चे को जो भी इनकम होता है वो उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होता, वो उस डिसेबल माइनर बच्चे के हाथ में ही टैक्सेबल होता है। तो दो ये केसेस है जब क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। इनकम ऑफ माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, तो माइनर का जो इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में इंक्लूड होने वाला है। कुछ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग माइनर्स इनकम इज ग्रेटर। वंस क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम इज डन विद दैट of one parents, it will continue to be clubbed with that parents in subsequent year। एक बार जिस पेरेंट्स के हाथ में माइनर का इनकम क्लब हो गया, फ्यूचर में माइनर का इनकम उसी पेरेंट्स के हाथ में ही क्लब होने वाला है। where marriage of parents does not subsist, पेरेंट्स के जो मैरिज है वो सब्सिस्ट नहीं कर रहा है, डिवोर्स हो चुका है, इट विल बी includable in the income of that parents who maintain the minor child in relevant previous year। relevant previous year में माइनर चाइल्ड को जो भी मेंटेन कर रहा है, माइनर चाइल्ड जिस पेरेंट्स के पास है उसके हाथ में क्लबिंग होने वाला है। इनकम derived by minor from manual work or from any activity involving skill, talent, specialized knowledge, experience will not be included in the income of his parents। तो अगर इनकम माइनर अपने दम पे कमाते हैं, अपने टैलेंट और अपना स्किल यूज करके कमाता है, उसका क्लबिंग नहीं होने वाला। इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, तो ये जो डिसेबल माइनर चाइल्ड है इनके ऊपर भी ये क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट, इट मे बी नोटेड दैट क्लबिंग प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। ये क्यों लिखा? अगर आप लोगों को याद हो जब हम डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन पढ़े थे इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जब आपने डीम्ड ओनरशिप वाला प्रोविजन पढ़े थे, डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन ये कहता है कि लेट सपोज एक पेरेंट्स अगर अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं अपने माइनर बच्चे के नाम पे, तो अब उस हाउस प्रॉपर्टी का जो लीगल ओनर है, लीगल ओनर तो वो माइनर बच्चा है, बट डीम्ड ओनर विल बी कंसिडर्ड दैट पेरेंट्स को हम डीम्ड ओनर कंसिडर करेंगे एंड प्रॉपर्टी का एनए भी उस पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। बट ये जो डीम्ड ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, डीम्ड ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता था इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर ये डीम्ड ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता था। बट जहां तक बात है क्लबिंग का प्रोविजन, डीम्ड क्लबिंग का प्रोविजन माइनर मैरिड डॉटर के हाथ में भी एप्लीकेबल है। ओके, इट मीन्स अब ये जो पॉइंट जी है मैं ये एक बार मैं आपको डिस्कस करवा देता हूं, ये रीड आप लोगों को खुद करना है। अगर एक पेरेंट्स अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं अपने माइनर बच्चे के नाम पे, नॉट बीइंग ए माइनर मैरिड डॉटर, जो उनका माइनर बच्चा है ना वो माइनर मैरिड डॉटर नहीं है, एक इंडिविजुअल है, एक पेरेंट्स है, वो अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। एक पेरेंट्स अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू हिज माइनर चाइल्ड एंड वो माइनर मैरिड डॉटर नहीं है। इन दैट केस पेरेंट्स को हम डीम्ड ओनर कंसिडर करके प्रॉपर्टी का एनए भी पेरेंट्स के हाथ में ही टैक्सेबल करने वाले हैं। नेक्स्ट, लेकिन अगर एक पेरेंट अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है टू हिज माइनर मैरिड डॉटर, अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू हिज और हर माइनर मैरिड डॉटर, इन दैट केस डीम्ड ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगने वाला, बट क्या क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा? बिल्कुल क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा। माइनर मैरिड डॉटर को उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम हो रहा है, जो भी उस प्रॉपर्टी का एनए भी आ रहा है, वो क्लब होने वाला है
उस पेरेंट्स के हाथ में जिसका इनकम हायर है। और ध्यान रखना इस केस में अगर क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल है, इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर अगर क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल है, 1500 रुपए का एग्जम्पशन भी मिलने वाला है अंडर सेक्शन 1032। और यहां पर अगर क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, डीम्ड ओनरशिप वाला प्रोविजन लग रहा है, 1500 रुपए वाला जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलने वाला, बट यहां पर मिलने वाला है। ओके, क्लास में ही हम डिटेल में डिस्कस किए थे। अच्छा, 1500 रुपए वाला एग्जम्पशन तो मैंने बता दिया। एग्जम्पशन अप टू 1500 इज अलाउड टू पेरेंट्स व्हेन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन देयर इनकम। ओके, और ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड रिजीम में ही मिलता है। अगर आपका एसएससी न्यू रिजीम में तो ये एग्जम्पशन तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है। दिस इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम। ओके, अच्छा, जहां तक बात है क्रॉस ट्रांसफर का, अब क्रॉस ट्रांसफर क्या कहता है भाई, मिस्टर ए और मिस्टर बी, लेट सपोज ये दोनों भाई हैं, ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, जो भी इनके बीच में रिश्ता है मैटर नहीं करता, ए और बी। तो ए ने देखा कि भाई अगर एफडी मैं अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करूं फिर भी एफडी से जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरे हाथ में क्लब होगा। बी देखा यार अगर एफडी अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करूं जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरे हाथ में क्लब होगा। एक काम करते हैं, ए ने अपना 6 लाख रुपए का एफडी ट्रांसफर कर दिया अपने फ्रेंड के वाइफ के नाम पे। लेट सपोज ए और बी फ्रेंड है। ओके, तो ए यहां पर अपना 6 लाख रुपए का एफडी ट्रांसफर कर देता है अपने फ्रेंड्स वाइफ के नाम पे, और ये जो बी है, बी 5 लाख रुपए का एफडी ट्रांसफर कर देता है अपने फ्रेंड्स वाइफ के नाम पे। बेसिकली ए 6 लाख रुपए का एफडी दिया मिसेस बी को, बी 5 लाख रुपए का एफडी दिया मिसेस ए को। इन दैट केस मुझे बोलो यहां पर कॉमन अमाउंट कितना है, व्हाट इज द कॉमन अमाउंट बिटवीन दिस टू ट्रांजेक्शंस? 5 लाख। ओके, तो ये 5 लाख के ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्रीव हो रहा है इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो यहां पर मिसेस ए को ये 5 लाख रुपए के एफडी से इंटरेस्ट इनकम होने वाला है 50,000 का, और ये 50,000 क्लब होने वाला है मिस्टर ए के हाथ में। ये 50,000 क्लब होने वाला है मिस्टर ए के हाथ में। और जहां तक बात है मिसेस बी को यहां पर 6 लाख रुपए के एफडी से 60,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम आने वाला है, और आउट ऑफ दिस 60,000 50,000 will be clubbed in the hand of Mr. B. Sir, what about remaining 10,000? Remaining 10,000 मिसेस बी के हाथ में ही टैक्सेबल होने वाला है। ओके, अब ये लास्ट पार्ट में आ गया भाई। यहां पर ये बोल रहा है कि लेट सपोज एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एक एचयूएफ का मेंबर है, तो वो इंडिविजुअल क्या करता है, एक प्रॉपर्टी जो उसके नाम पे था वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है टू एचयूएफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। इंडिविजुअल के पास एक प्रॉपर्टी था, इंडिविजुअल उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है एचयूएफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। नाउ एचयूएफ को उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होने वाला है इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल। एचयूएफ को जो भी इनकम होगा इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल। Where individual who is a member of HUF convert his property into property of HUF otherwise than adequate consideration, then income from such property shall continue to be clubbed in the total income of that individual. Okay, कल को अगर इस HUF का पार्टीशन होता है, ऑब्वियस सी बात है अगर HUF का पार्टीशन हो रहा है प्रॉपर्टी का भी पार्टीशन होगा। जो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल ने ट्रांसफर किया था HUF को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन उसका भी पार्टीशन होगा, उस प्रॉपर्टी का भी पार्टीशन होता है, एंड उस इंडिविजुअल के स्पाउस को उस प्रॉपर्टी से एक हिस्सा मिलता है। अब स्पाउस को प्रॉपर्टी से जो हिस्सा मिला, फ्रॉम दैट शेयर, फ्रॉम दैट पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, स्पाउस को जो भी इनकम होगा दैट विल ऑल्सो क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल। पर कन्वर्टेड प्रॉपर्टी हैज बीन portioned fully or partially and part income from such property received by spouse of such individual, then income shall also be included in individual's income. उस income को भी हम individual के income में include करेंगे जो spouse को हो रहा है from that part property. Where such income is included in individual's income, it will be excluded from total income of HUF. obvious सी बात है, ये तो मालूम है अपने को। अच्छा सर, जिस तरह से प्रॉफिट अपने क्लब कर रहे थे वो जब एक इंडिविजुअल पैसा दे रहा था अपने स्पाउस को या फिर पैसा दे रहा था अपने सन्स वाइफ को, और वो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे थे एक बिजनेस में, और वहां से अगर उन्हें कोई प्रॉफिट हो रहा था तो वो प्रॉफिट को अपने क्लब कर रहे थे इन द हैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो सर अगर मैं प्रॉफिट क्लब कर रहे थे तो क्या लॉस भी क्लब करेंगे? बिल्कुल, अगर प्रॉफिट क्लब कर रहे हो, प्रॉफिट की जगह कल को अगर लॉस होता है तो लॉस को भी क्लब किया जाएगा, और उस लॉस का बेनिफिट दैट इंडिविजुअल ले सकता है, लॉस को वो एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज
क्लबिंग प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एसेट ट्रांसफर। तो जो एसेट ट्रांसफर किया गया है ना विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, जनरली विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन जो एसेट ट्रांसफर किया गया है वहां से जो इनकम आ रहा है उसके ऊपर क्लबिंग प्रोविजन लगता है। हाउएवर इनकम अराइजिंग ऑन एक्रीशन ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर्ड एसेट वुड नॉट बी क्लब्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड। तो ये एक्रीशन ऑफ इनकम क्या है, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, एफडी वाला एग्जांपल दिया था, दैट एक इंडिविजुअल ने एक एफडी ट्रांसफर किया अपने स्पाउस को उस एफडी से इंटरेस्ट इनकम होता है, लेट्स सपोज 1 लाख रुपया। ये 1 लाख रुपया तो भाई क्लब होने वाला है, इंडिविजुअल के हाथ में क्लब होने वाला है। बट अगर वो स्पाउस उस 1 लाख रुपए को दोबारा इन्वेस्ट करके उसमें से 10,000 रुपया कमाती है, क्या ये 10,000 रुपए को क्लब करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि 10,000 रुपया क्लब नहीं होने वाला, बस ये बोल रहा है। बट एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड वाले केस में तो भाई सब कुछ क्लब करना है। Where asset transferred is converted into other form, income derived from such converted assets shall also be clubbed. Let's suppose एक इंडिविजुअल ने ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन 10 लाख रुपए का एफडी ट्रांसफर किया अपने स्पाउस को। इंडिविजुअल ने 10 लाख रुपए का एफडी ट्रांसफर किया अपने स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। स्पाउस क्या करती है, उस 10 लाख रुपए के एफडी को कन्वर्ट कर लेती है इनटू ए हाउस प्रॉपर्टी। वो 10 लाख रुपए के एफडी को वो पैसा विड्रॉ करके उससे एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेती है। अब उस हाउस प्रॉपर्टी से स्पाउस को जो भी रेंटल इनकम आएगा इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल। नेचुरल लव और अफेक्शन इज ए गुड कंसिडरेशन बट नॉट ए एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो ये जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है ये गुड कंसिडरेशन हो सकता है, बट आप इसको एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं कह सकते। एसेट ट्रांसफर्ड इज सोल्ड बाय ट्रांसफरी देन कैपिटल गेन इनकम शैल ऑल्सो बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। तो अगर कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन भी क्लब होने वाला है। तो इसी के साथ आपका क्लबिंग का रिवीजन यहीं पर खत्म हुआ। चलो, थैंक यू।